तो गाइस, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पर 15 केजी का एक ब्लॉक है और एक 5 केजी का ब्लॉक है। 5 केजी के ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। इसे हम खींच रहे हैं राइट हैंड साइड और बीच में ये एक स्ट्रिंग है। तो हमें निकालना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है। ओके, तो जो हमने कंसेप्ट सीखा है पिछले वीडियो लेक्चर में, बस उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास दो ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक यहाँ पर क्या है, मोशन में है। तो जस्ट स्टैंडर्ड न्यूटन्स लॉ का सारे एल्गोरिथम लगाते हैं। तो एक है 5 केजी का ब्लॉक। तो 5 केजी ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लिखेंगे कितनी है, इधर 20 है और टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इधर इस पर टेंशन टी एक्ट कर रही होगी। तो यही दो फोर्सेज है ना इसके ऊपर। अब ये जो 5 केजी का ब्लॉक है, हम मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है। तो 15 केजी का ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमने टेंशन के पहले लेक्चर में सीखा था कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल मतलब इसका लेंथ चेंज नहीं करना चाहिए। तो अगर 5 केजी का ब्लॉक मान लेते हैं कि लेट से एक्स लेंथ चलेगा, तो 15 केजी के ब्लॉक को भी कितना लेंथ चलना होगा। इन दोनों के बीच का लेंथ चेंज नहीं करने करेगा क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो यानी कि अगर 5 केजी एक्स लेंथ चल रहा है तो इसका मतलब 15 केजी भी क्या चलेगा, वो भी एक्स लेंथ ही चलेगा, ताकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहे। ठीक है। तो इसका मतलब अगर 5 केजी का एक्सेलरेशन ए है तो 15 केजी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम एग्जैक्टली ए ही होना है। ओके। तो ये शुरू के जो न्यूटन्स लॉ के लेक्चर थे वहाँ पे हमने सीखा था कि अगर दो ब्लॉक सेम डिस्टेंस चल रहे हैं इन सेम टाइम, तो जाहिर सी बात दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होना है, सेम ही होना है। ये बेसिक कैनेमेटिक्स है। तो अब हम अप्लाई करेंगे कंडीशन। तो 5 केजी के ब्लॉक के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रही है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे 5 केजी के लिए कि 20 - t = 5 a। मैंने आपको एक और कन्वेंशन सिखाया था पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में कि जिस तरफ एक्सेलरेशन है उधर की फोर्स को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड तरफ है, तो 20 को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो ऑब्वियसली ये टेंशन क्या होगी, नेगेटिव। तो 20 - t = 5a। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब दूसरा ब्लॉक कौन सा है, दूसरा ब्लॉक है 15 केजी का। 15 केजी के ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रही है। 15 केजी देखिए, ये डायरेक्टली बस एक स्ट्रिंग टेंशन से अटैच्ड है, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, वो है टेंशन। अब टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो हमने सीखा है कि टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि टेंशन इधर एक्ट करेगी। और हमने ये भी सीखा है कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब इस पर भी टेंशन क्या काम करेगी, टी ही काम करेगी। ओके। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सारे जो एक साथ अप्लाई होते हैं, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन एक ही होगी। दो ब्लॉक्स अगर डायरेक्टली अटैच्ड हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन भी एक ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। अब 15 केजी भी राइट हैंड साइड की तरफ ही जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये टी पॉजिटिव मानेंगे। तो 15 केजी के लिए ये टी पॉजिटिव है। ठीक है। क्योंकि 15 केजी राइट हैंड साइड जा रहा है तो ये टेंशन राइट हैंड साइड की तरफ लग रहा है। तो दिस टी शुड बी इक्वल टू वॉट, शुड बी इक्वल टू 15a। ठीक है। तो बस यही आपको करना था। ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आता है, तो ये 20 = 20a आता है, यानी कि जहाँ से a आपको आ रहा है 1, तो एक्सेलरेशन आपको 1 आ गई। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो यहाँ से आपको टेंशन कितना आ जाएगा, योर टेंशन विल बी जस्ट 15 न्यूटन। ठीक है। तो बस ऐसे हमने इजिली टेंशन सॉल्व कर लिया। ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन ब्लॉक्स हैं, एक 8 केजी का, एक 5 केजी का, एक 2 केजी का। और 2 केजी के एंड पर 15 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो स्ट्रिंग दिखाई देंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्ट्रिंग जैसे ही चेंज होते हैं वैसे ही टेंशन बदल जाती है। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी कुछ T1, स्ट्रिंग में टेंशन होगी कुछ T2। तो हमें ये दोनों T1 और T2 निकालना है। तो तीन ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक पर हम FBD अप्लाई करेंगे। ये तीनों एक साथ जाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि अगर ये 2 केजी एक्स लेंथ मूव करेगा तो ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब 5 केजी और 2 केजी के बीच का जो डिस्टेंस था वो सेम रहेगा। तो अगर 2 केजी एक्स लेंथ मूव करेगा, इसका मतलब 5 केजी भी क्या होगा, वो भी एक्स लेंथ मूव करेगा। फिर वैसे ही उसी लॉजिक से 8 केजी भी क्या होगा, वो भी एक्स लेंथ ही मूव करेगा। यानी कि तीनों का एक्सेलरेशन भी क्या मान सकते हैं, ए ही मान सकते हैं। तो ये सारी बातें चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको सारी बातें बता रहा हूँ। आपको जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इतना आपको लिखना है या सोचना नहीं है। आपको सीधा दिखाई दे रहा है क्या है कि दो ब्लॉक अगर एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं
तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे। तो 2 kg पर क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रही हैं? 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस साइड से एक फोर्स है 15 न्यूटन, और ऑपोजिट साइड से क्या होगा? टेंशन एक्टिंग अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो 2 kg का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? चूंकि पॉजिटिव हम लेते हैं वो फोर्स को जो एक्सेलरेशन के अलॉन्ग है, तो एक्सेलरेशन तो इधर ही होना है, तो एक्सेलरेशन के अलॉन्ग 15 है, तो पॉजिटिव 15, टेंशन अवे। ये T1 हमने माना है, तो 15 माइनस T1 इक्वल्स टू 2a। फिर वैसे ही 5 kg पे हम क्या लिखेंगे? 5 kg पर आप देखो 5 kg पर क्या हो रहा है? 5 kg पर इस साइड एक टेंशन T1 एक्ट कर रहा है, और अपोजिट साइड से फिर टेंशन क्या एक्ट कर रहा है? T2। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? इधर से T1, इस साइड से T2, टेंशन ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो 5 kg के लिखेंगे T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 5a। फिर लास्ट है 8 kg। 8 kg पे आप देखोगे कि 8 kg पे क्या हो रहा है? 8 kg के ब्लॉक पर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग टेंशन इधर एक्ट करेगा, टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे इसके लिए जस्ट T2। तो T2 इक्वल्स टू 8 इंटू ए। फाइन। तो ये ऐसे 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ेगा सॉल्व करना। अब आपको हमने जब नॉर्मल निकाल रहे थे, नॉर्मल के केस में जब 3 ब्लॉक एक साथ होते थे, तो वहाँ पर जो हमने कंसेप्ट लगाया था, सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। चूँकि ये 3 वो ब्लॉक क्या है? इकट्ठे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, यानी कि इन तीनों ब्लॉक को हम क्या कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, सिंगल ऑब्जेक्ट, क्योंकि तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो अगर हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का मास होगा 8 + 5 + 2, यानी कि 15 kg। और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स क्या लग रहा है? वो फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन। उस टाइम पर हमें ये टेंशन को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? बिकॉज उस पॉइंट पर टेंशन बिकम्स एन इंटरनल फोर्स, और हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के लिए। तो वहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये 15 kg का ऑब्जेक्ट पर 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 15a इक्वल्स टू 15। इसका मतलब यहाँ से हो रहा है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जस्ट देखते ही आपको मतलब बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होगा कि 15 kg का पूरा ये एक ब्लॉक इमेजिन कर लें, तो इस पर बाहर से एक ही फोर्स लग रही है 15 न्यूटन, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? 1 हो गया। तो सीधा हम ये एक्सेलरेशन 1 यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? T2 मिल जाएगा हमें 8 न्यूटन। ठीक है, उस लॉजिक से फिर हमें T1 यहाँ पे क्या मिल जाएगा? T1 विल बी इक्वल टू 5, ए की जगह पे 1 प्लस T2, ये T2 इज 8, 8 + 5 13 न्यूटन। ठीक है, जस्ट अगर आपको कंफर्म करना है ये, तो आप इस इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन पुट कर कंफर्म भी कर सकते हैं कि T1 को हम जब यहाँ 13 पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 व्हाट इज 2, दैट्स इक्वल टू 2a, यानी कि यहाँ से क्या दिख रहा है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा जो ये अप्रोच था एकदम सही अप्रोच था, इससे सारे रिजल्ट आपको आ गए। तो आपको दोनों टेंशन आ गया, T1 आ गया, T2 भी आ गया, इनफैक्ट आपको इस सिस्टम का एक्सेलरेशन भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानना है, फिर उसके बाद आप किसी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पर न्यूटन इक्वेशन लग करके आपको स्ट्रिंग के टेंशन मिलते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे सामने अभी 2 फिगर्स हैं, तो हम फिगर ए से स्टार्ट करते हैं। ये फिगर ए है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ब्लॉक एम है जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, और यहाँ पर एक फिक्स्ड रॉड है, ये मूव नहीं कर सकती, ये फिक्स्ड रॉड है। तो हमें निकालना है ऑब्वियसली कि यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। तो चूंकि ये फिक्स रॉड से अटैच है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक एम क्या है? इक्विलिब्रियम पे, यानी कि इस ब्लॉक एम पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? 0। तो चूंकि ये इंक्लाइन प्लेन पे है, तो हमें पता है कि इस ब्लॉक एम पर फोर्सेस क्या लग रही होती हैं? एम जी का एक कॉम्पोनेंट लग रहा होता है यहाँ पर अलॉन्ग दिस प्लेन, वो कितना होता है? वो होता है एम जी साइन थीटा। ठीक है, और बेस से एक नॉर्मल लग रहा होता है, ये नॉर्मल ऐसा जाता है, और इस एम जी का जो दूसरा कॉम्पोनेंट जो इस नॉर्मल के एग्जैक्टली लाइन में होता है, वो कॉम्पोनेंट कितना होता है? वो कॉम्पोनेंट हमने सीखा था, वो कॉम्पोनेंट होता है एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं बताया ये पूरा तरह से इक्विलिब्रियम पे। अब यहाँ पर हमारे जो आज के चैप्टर की फोर्स है दैट इज टेंशन। तो टेंशन किधर लगेगी? अवे फ्रॉम द ब्लॉक। तो अगर हम टेंशन और एम जी साइन थीटा को देखें,
तो अगर एक तरफ टेंशन है तो उसके ठीक ऑपोजिट में mg साइन थीटा, यानी कि t माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि नेट फोर्स इस पर 0 है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है। तो चूंकि इक्विलिब्रियम पे था तो नेट फोर्स 0 है, तो हमने नेट फोर्स को 0 कर दिया अलॉन्ग द प्लेन, है ना। जिधर इंक्लाइन है तो ना ये ऊपर जा सकता है ना ये नीचे जा सकता है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या है? नेट एक्सेलरेशन इसका 0 है। नेट एक्सेलरेशन जब 0 है तो नेट फोर्स 0, यानी कि टी माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू 0। तो वहाँ से टेंशन कितना हमें आ गया? टेंशन हमें आ गया एम जी साइन थीटा। तो आप सिंपली सोचिए कि यही ब्लॉक जब सिर्फ ग्राउंड पर होता है तो जो नॉर्मल लग रही होती है उस पर एम जी, सेम वही काम यहाँ पर स्ट्रिंग टेंशन के थ्रू कर रहा है। ग्रेविटी उसको नीचे खींचने जा रही है, टेंशन इस पर ज़्यादा लग रहा है, एग्जैक्टली एम जी साइन थीटा के बराबर लग रहा है, ताकि इसको मेंटेन रखे। अब आपको दूसरी फिगर देखिए, फिगर बी। यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2 और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये M1 M2 किधर होंगे? M1 M2 नीचे की तरफ स्लिप करेंगे, ये भी एंगल थीटा ही होगी। तो नीचे की तरफ स्लिप करेंगे, उस केस में निकालना है कि स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T क्या लग रही है। ओके, अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, मैं फिर से रिपीट करने की ज़रूरत शायद नहीं है, बट लास्ट टाइम कर रहा हूँ। आगे से अब सारे क्वेश्चंस में मैं सीधा अप्रोच करूँगा न्यूमेरिकल पर, कि ये ब्लॉक चूंकि एक साथ मूव कर रहे हैं, एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा। तो हम मान लेंगे कि इसका एक्सेलरेशन a है, तो m1 नीचे आ रहा है, तो हम पहले ही राइट हैंड साइड तरफ लिख रहे हैं m1 इंटू ए। अब m1 पे फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं? m1 ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस जो लग रही है, एक तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ ग्रेविटी का कंपोनेंट, दैट इज m1g साइन थीटा, और टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो टेंशन इधर। जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि बैलेंस्ड आउट होगी, वो होगी नॉर्मल इक्वल टू m1g cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर m1g साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू m1a। बाई दैट सेम लॉजिक m2 पे फोर्स क्या लग रही है? m2 पे भी अलॉन्ग द प्लेन m2g साइन थीटा, और टेंशन m2 पे किधर लगेगा? वो भी टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो m1 पे इधर लगा तो m2 पे इधर लगेगा, तो टेंशन का भी डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि T प्लस m2g साइन थीटा इक्वल्स टू m2a। फाइन। दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम सिंपली ऐड करेंगे तो ये टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक वेरिएबल के टर्म में आ जाएगा। तो ऐड करने पर क्या आएगा? ऐड करने पर आएगा इस साइड पे m1 प्लस m2 कॉमन लेकर के g साइन थीटा, और इधर आ जाएगा m1 प्लस m2 कॉमन a। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ से आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये m1 प्लस m2 कैंसिल, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g साइन थीटा। फाइन। अब इसी एक्सेलरेशन को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम पुट करें तो हम लिखेंगे m1 g साइन थीटा। अब देखिए आप इक्वेशन क्या बन गया? m1g साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू m1g साइन थीटा। तो सीधा यहाँ से कैंसिल करेंगे अगर तो हम, तो टेंशन क्या आ रहा है आपको? टेंशन आ रहा है 0। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज़ कि आपको अगर शायद याद हो, 2 लेक्चर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन पर दो ब्लॉक्स कुछ इस तरीके से रखे हुए थे बगल बगल, और इन दोनों के ब्लॉक्स के बीच में हमने नॉर्मल निकाला था। तो चूंकि दोनों ब्लॉक इकट्ठे आ रहे थे, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस टाइम पर कि वहाँ पर नॉर्मल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नॉर्मल इक्वल्स टू 0 था। तो नॉर्मल की जरूरत कब पड़ती थी? जब किस तरह का एक पुश या पुल हो, सिर्फ कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता है, पुश या पुल भी चाहिए, तब जाकर नॉर्मल क्रिएट होता है। सेम वही काम यहाँ पर हो रहा है। ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे नीचे आ रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, तो m1 को m2 को खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, और m2 m1 को भी खींचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो चूंकि इन दोनों को एक दूसरे को खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई टेंशन है ही नहीं। ये स्ट्रिंग एकदम लाइट होगी समझिए, चूंकि एक साथ आराम से नीचे आ रहा है। ठीक है। वही यहाँ पर जब m ब्लॉक के अंदर नीचे आने की टेंडेंसी थी, लेकिन ये एक स्ट्रिंग से अटैच था, इस वजह से यहाँ पर टेंशन क्रिएट हुआ। तो आप अगर रिलेट करके ऐसे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। फाइन। अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हम पुली इंट्रोड्यूस करेंगे और पुली और स्ट्रिंग के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।